नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम हिंदी का या हिंदी व्याकरण का 8वां क्लास लेके आए हैं, 8वां भाग। ठीक है, आज हम जो है प्रश्न के भेद को पढ़ेंगे कि प्रश्न के कितने भेद होते हैं। तो देखें तो मुख्यतः प्रश्न के दो भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक आंतरिक अभ्यंतर प्रश्न है और एक बाह्य प्रश्न है। तो एक क्या है? अभ्यंतर प्रश्न है और दूसरा कौन है? बाह्य प्रश्न है। कौन सा है? बाह्य प्रश्न है। ठीक है, तो पहला क्या है? अभ्यंतरिक प्रश्न है, दूसरा क्या है? बाह्य प्रश्न है। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। तो अभ्यंतर प्रश्न क्या होता है, परिभाषा सहित हम देखते हैं। तो अभ्यंतर प्रश्न होता है कि वर्ण के उच्चारण के आरंभ में वर्ण के उच्चारण के आरंभ में मुखांगों का प्रयास। किसका? मुखांगों का प्रयास। ठीक है, तो किसका? मुखांगों का प्रयास किसके अंतर्गत? अभ्यंतर प्रश्न के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसका परिभाषा है कि वर्ण के उच्चारण का आरंभ में क्या होता है कि मुखांगों का प्रयास होता है। जो हमारे मुख होते हैं या मुख के अंदर जितने भी अंग होते हैं उनके द्वारा प्रयास करके उच्चारित किया जाता है। तो जैसे देखें तो इसके भी कई पाठ हैं। अगर देखें तो कौन कौन से हैं? तो विवृत है। क्या है? विवृत है। और उसके बाद दुवृत्त है। क्या है? द्विविवृत है। फिर उसके बाद देखें तो स्पृष्ट है। क्या है? स्पृष्ट है। फिर उसके बाद ईषत् स्पृष्ट है। क्या है? तो ईषत् स्पृष्ट है। ठीक है, यह इसके 4 अभ्यंतर प्रश्न हैं के 4 भेद हैं। कौन कौन से है? विवृत है, द्विविवृत है और स्पृष्ट है और ईषत् स्पृष्ट है। ठीक है, इनको भी हम देख लेते हैं, इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो हम देखें तो जो विवृत है इसमें छोटा आ से लेकर छोटा आ से अ तक के वर्ण आते हैं। कौन से आता है? जो छोटा आ से अ स्वर है ये आते हैं। ठीक है, उसके बाद द्विविवृत में देखें तो हमारा आता है या, रा, ला, वा। ये 4 वर्ण द्विविवृत में आते हैं। उसके बाद फिर जो है स्पृष्ट में जो आते हैं तो वो आते हैं का से लेके माँ तक। कहाँ से? का से माँ तक के वर्ण आते हैं। का से माँ तक के वर्ण आते हैं। फिर उसके बाद जो ईषत् देखें तो ईषत् स्पृष्ट है। तो इसमें क्या होता है? जितने ही ऊष्म व्यंजन है वो आते हैं। कौन आते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि अभ्यंतर प्रश्न के अंतर्गत जो हम वर्ण के भेद देखते हैं, है ना, या व्यंजन का वर्गीकरण देखते हैं, तो प्रश्न के आधार पर हमने अभ्यंतर प्रश्न और बाह्य प्रश्न को देख रहे हैं। तो उसमें जो है देखें तो अभ्यंतर प्रश्न में कहा गया है कि वर्ण के उच्चारण के आरंभ में जो मुखांग हैं उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। तो ये कौन कौन से हैं? तो ये 4 हैं। कौन से हैं? विवृत है जो छोटा आ से लेके अ तक के स्वर हैं, और द्विविवृत है जो या, रा, ला, वा आते हैं, और स्पृष्ट है जो का से मा तक आते हैं, और ईषत् स्पृष्ट है जिसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं। कौन कौन से हैं? तो तालब सा है, मूर्धन्य सा है, दंत सा है और हा है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है ये बाह्य प्रश्न। तो बाह्य प्रश्न को भी पहले 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो वो कौन से है?
तो देखें तो नाद, गूंज और श्वास है। क्या है? तो नाद, गूंज है, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है? श्वास है, ठीक है। ये दो बाह्य प्रयत्न के आधार पर कहा गया है कि जो वर्ण हम, जो व्यंजन हम या जो वर्ण को बोलते हैं, तो उनमें कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसमें नाद है या गूंज उत्पन्न होता है, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे श्वास द्वारा निकल उच्चारित होते हैं, ठीक है। तो उनमें से देखते हैं, तो पहले कौन है? तो इनके भी दो जो है दो पार्ट हैं। एक कौन है? एक घोष है, एक कौन है? घोष है, और दूसरा क्या है? अघोष है। क्या है? जो हमारा घोष और अघोष वर्ण आते हैं वो नाद एवं गूंज के अंतर्गत आते हैं। और श्वास के अंतर्गत देखें तो इनके भी दो हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो वो अल्प प्राण और महाप्राण है। कौन है? अल्प प्राण और महाप्राण है, ठीक है। तो ये हम जो देखते हैं वो किसके आधार पर देखते हैं? प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। तो देखिए इसकी परिभाषा भी लिख लीजिए बाह्य प्रयत्न का। तो वो वर्ण के उच्चारण के साथ है, लिख लीजिए कि वर्ण के उच्चारण के साथ बाद का प्रयास होता है। किसका? बाद का प्रयास जो होता है वो होता है बाद का प्रयास, जो उच्चारण करने के बाद जो होता है, जो उनमें नाद एवं श्वास द्वारा उच्चारित होता है, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। देखें तो इनके नाद में कौन कौन से हैं? तो घोष और अघोष है, और श्वास में अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन है, वर्ण है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रयत्न के भेद, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला के विशेष तत्व के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि सामान्य व्यवहारिक, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हम देखते हैं वो सामान्य एवं व्यवहारिक देखते हैं हिंदी क्या है, ठीक है। सामान्य या व्यवहारिक हिंदी, ठीक है, या वर्णमाला, ठीक है। तो सामान्य एवं व्यवहारिक वर्णमाला में हम क्या प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो क्या है कि बोलचाल की, या कहे तो हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। कितनी है? 4 है, ठीक है। कितनी है? 44 है। तो अगर हम देखें व्यवहारिक रूप से हिंदी में वर्णमाला का जो प्रयोग किया जाता है वो कितने हैं? वो 44 है। तो कौन कौन से हैं? तो अगर हम देखें तो 11 हमारे क्या हैं? 11 हमारे स्वर है, ठीक है, और 33 हमारे क्या हैं? व्यंजन है, ठीक है। 11 क्या है? स्वर हैं, और 33 हमारे क्या हैं? व्यंजन है। तो ये हम व्यवहारिक रूप से वर्णों को देखें तो कितने हैं? कुल 44 है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि हिंदी में वर्णों की संख्या व्यवहारिक रूप से कितनी है, तो वो कितनी है? 44 है। 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मानक हिंदी में, अगर देखें तो मानक हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या, तो अगर मानक हिंदी में देखें तो वर्णों की संख्या हमारी कितनी है? 52 है। कितनी है? 52 है, ठीक है। कितनी है? 52 है। कुल कितनी है? 52 है, ठीक है। तो अगर हम देखें व्यवहारिक रूप में, तो व्यवहारिक रूप में वर्णों की संख्या 44 है, और मानक हिंदी में देखें तो इनकी संख्या कितनी है? 52 है। स्पष्ट अगर हम देखें सुचारू रूप से जो हम पढ़ते हैं बचपन में, केजी में या कक्षा 1 में पढ़ते हैं, तो हम इन्हीं 52 को पढ़ते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर व्यवहारिक रूप से प्रयोग में जो लाई जाती है, जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं वर्णों को, तो वो कितने हैं? वो 44 है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं अगला पॉइंट है। तो अगला पॉइंट देखें तो हम
अगर इनको हम विस्तार करके दिखाएं तो आप समझ लीजिए पहले कौन कौन से है 52। तो 52 में देखिए क्या है, 11 स्वर हैं। क्या है, 11 स्वर हैं, 2 अयोग्य वाह हैं, 2 क्या हैं, अयोग्य वाह हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 33 व्यंजन हैं। क्या है, 33 हमारे क्या हैं, व्यंजन है, जिनको हम पढ़ते हैं केजी में या 1 में, ठीक है। 4 संयुक्ताक्षर हैं, 4 क्या हैं, संयुक्ताक्षर हैं, ठीक है। और क्या है, 2 हमारे उच्छिप्त व्यंजन हैं, 2 हमारे क्या हैं, उच्छिप्त व्यंजन हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं देखिए क्या है, 11 2 13 और 13 33 कितना हो गया, तो 13 33 कितना हो गया हमारा, 46 हो गया, और 46 4 कितना हो गया, 50 हो गया, और ये 2 क्या हो गए, 52। तो कुल मिला के हम कितने को वर्णों को पढ़ते हैं, 52 वर्णों को पढ़ते हैं, ठीक है। फिर कुछ आते हैं इनमें से, देखें तो हम एक पॉइंट पढ़ते हैं, और कि क्या है कि इनमें से जो हमारा का है, ठीक है, इनमें से जो का है वो स्पर्श ध्वनि है। क्या है, स्पर्श ध्वनि है, और बाकी सब क्या है, तो शेष हमारा क्या है, स्पर्श संघर्षी है। शेष क्या है, स्पर्श संघर्षी है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जो हमारा का है, का वो क्या है, स्पर्श ध्वनि है, बाकी सब क्या है, वो स्पर्श संघर्षी ध्वनि है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा जो का, ये देखिए जो उर्दू में खासकर बोले जाते हैं का, ख, गा, ठीक है, ये जिह्वा मूली व्यंजन है। कैसे व्यंजन है, तो ये जो है जिह्वा मूली व्यंजन है। कैसे व्यंजन है, तो जिह्वा मूली व्यंजन है, ठीक है। ये क्या है, जिह्वा मूली व्यंजन है, ठीक है। कैसे व्यंजन है, जिह्वा मूली, क्योंकि इनका उच्चारण, लिख लेते हैं इनकी परिभाषा भी, कि क्योंकि इनका उच्चारण जिह्वा के मूल भाग में स्पंद से होता है। जिह्वा के, जो हमारा जिह्वा है, जिह्वा के मूल भाग में स्पंद या स्पंदन से होता है, स्पंदन से होता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि जिह्वा मूली व्यंजन क्या है। तो जिह्वा मूली व्यंजन है जो हमारा क्या होता है, उच्चारण करते हैं जो इनको का, खा, गा को, तो क्या होता है कि हमारा जो जिह्वा के मूल भाग है उसमें क्या होता है, स्पंदन होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जिह्वा मूली कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो हमारा व्यंजन से संबंधित व्याकरण था ये आज यहीं तक है। उसके बाद और कुछ आगे देख लेते हैं थोड़ा बहुत पॉइंट को। तो जो हमारे और कुछ पॉइंट हैं इनको आगे देखते हैं। आइए देखते हैं द्वित्वर्ण को, इसको देखते हैं द्वित्वर्ण, ठीक है। द्वित्वर्ण क्या होते हैं, आइए इसको जान लेते हैं कि स्वर रहित व्यंजन ध्वनि के बाद क्या, कि स्वर रहित व्यंजन ध्वनि के बाद, ठीक है, स्वर रहित व्यंजन क्या है, ध्वनि के बाद वही स्वर युक्त, वही स्वर युक्त वर्ण आना, युक्त वर्ण
आना द्वित्व वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए द्वित्व वर्ण क्या होता है कि स्वर रहित होता है। क्या होता है उसमें स्वर नहीं होता है। ठीक है, और व्यंजन ध्वनि के बाद जो हमारा व्यंजन ध्वनि आता है उसके बाद वही स्वर युक्त वर्ण में आता है। कैसे? जैसे अगर हम देखें तो अगर हम लिख दें क्या, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, तो दिल्ली में देखिए क्या कह रहा है कि स्वर रहित व्यंजन है ये। ठीक है, जो आधा ला इसमें क्या है वो स्वर रहित है, और ध्वनि के बाद यानी ला के बाद फिर से वही स्वर, ठीक है, युक्त वर्ण आ जाता है। जैसे ये देखिए ये क्या है, स्वर रहित है, लेकिन इसके बाद फिर क्या है, स्वर युक्त है, स्वर युक्त है। तो उसके बाद कहने का मतलब कोई भी वर्ण जब बोले तो वो पहले स्वर रहित होगा, फिर उसके बाद स्वर सहित होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए दिल्ली है, बच्चा है। ठीक है, देखिए एक स्वर रहित है, दूसरा स्वर युक्त है। ठीक है, तो ये सब क्या है, द्वित्व वर्ण है। जैसे हम लिखते हैं मिट्टी, एक स्वर रहित है, दूसरा स्वर युक्त है। ठीक है, मिट्टी। ठीक है, आदि ऐसे बहुत से जो है शब्द हैं जिनमें द्वित्व वर्ण का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, द्वित्व वर्ण है। उसके बाद फिर देखते हैं उसके बाद अनुतान होता है, आता है क्या हमारा, अनुतान, अनुतान वर्ण। ठीक है ये स्वरों के उतार चढ़ाव, क्या है कि स्वरों के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। तो अनुतान किसे कहते हैं, जो स्वरों के उतार चढ़ाव हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक पीके पिक्चर देखा है फिल्म में, उस मूवी में आमिर खान कहते हैं ना कि जो है यहाँ पर एक शब्द के चार चार मतलब होते हैं। ठीक है, जैसे कोई अच्छी बात हो गई, अच्छा, है ना, कोई आश्चर्य की बात होगी, अच्छा, और कोई किसी से और कहना है तो अगर अकड़ के कहना अच्छा, तो ये जो है स्वरों के उतार और चढ़ाव को ही क्या कहा जाता है, अनुतान कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, अनुतान किसे कहा जाता है, स्वरों के उतार और चढ़ाव के। देखिए जैसे कहा जाए अच्छा, एक अच्छा क्या होता है कि सब ठीक है, क्या है, सब ठीक है। ठीक है, एक अच्छा क्या होता है कि कहते हैं कि सब ठीक है। दूसरा अच्छा होता है कि उसमें क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, इससे क्या ऐसा होता है, प्रश्न में होता है अच्छा क्या कर रहा था, अच्छा, अच्छा, है ना, तो ये क्या है, प्रश्न से संबंधित है। और एक अच्छा जो होता है वो आश्चर्य से होता है। एक अच्छा क्या होता है, वो आश्चर्य होता है, आश्चर्य से होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो स्वरों का उतार चढ़ाव होता है, देखिए इसमें बोलने में अच्छा जिसमें सब ठीक ठाक या ठीक है, एक अच्छा जिसमें प्रश्न से संबंधित होता है, और एक अच्छा आश्चर्य से होता है। तो ये जो उतार चढ़ाव होता है इसे क्या कहा जाता है, अनुतान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुतान कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है अनुस्वार कहें या पंचमाक्षर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आता हमारा अनुस्वार या कहे तो पंचमाक्षर। ठीक है, अब इसको हम देखें तो क्या होता है कि यदि कोई पंचवर्गीय, यदि कोई पंचवर्गीय वर्ण स्वर रहित हो, वर्ण क्या हो, स्वर रहित हो, तथा उसके बाद, तथा उसके बाद उसी वर्ग का, उसी
वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए तो वह पंचमा अक्षर अनुस्वार में बदल जाएगा। किसमें? अनुस्वार में बदल जाएगा। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो अनुस्वार या पंचमा अक्षर का प्रयोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रयोग। ठीक है, क्या? तो अनुस्वार या पंचमा अक्षर का प्रयोग। ठीक है, तो क्या है कि यदि कोई पंचम वर्गी जो पांचवा अक्षर होता है वर्ण स्वर रहित हो, क्या हो? स्वर रहित, यानी स्वर उसमें ना हो, तथा उसके बाद उसी वर्ग का, है ना, कोई अन्य वर्ण आए तो वह पंचमा अक्षर अनुस्वार में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। अर्थात देखें तो हम जैसे अगर मान लें कि जैसे हम यहाँ लिखे हैं हिंदी, क्या लिखते हैं? हिंदी। ठीक है, क्या लिखते हैं? हिंदी। तो देखें तो हम ऐसे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यही कहा है कि यदि कोई पंचवर्गीय वर्ण स्वर रहित हो, ठीक है, जो हमें ना आना चाहिए वो कैसा है? स्वर रहित है। ठीक है, तथा उसके बाद उसी वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए। देखिए न के बाद यानी न ही पंचमा अक्षर है, यानी दा उसी का है। ठीक है, आए तो वह पंचमा अक्षर किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार का मतलब अन्य में बदल जाएगा। ठीक है, बात समझ आएगी? तो यही हिंदी जो है इसीलिए इस प्रकार से मैं लिखता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार का प्रयोग या पंचमा अक्षर का प्रयोग कहाँ कब किया जाता है। अगर देखिए यही पंचमा अक्षर के बाद आ जाए तो वहां पर अनुस्वार की जगह पंचमा अक्षर का ही प्रयोग होगा। जैसे देखें तो मुन्ना, ये यहाँ पर पंचमा अक्षर का ही प्रयोग होगा क्योंकि ये खुद में पंचमा अक्षर है। अगर इस पंचमा अक्षर का कोई अन्य वर्ण आ जाए तो वहां पर उसके बदले में क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यह लिखा हिंदी, या देखें और तो जैसे नंदन, अगर हम नंदन को लिखें तो इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसका पंचमा अक्षर क्या हो जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, और बहुत है। ठीक है, जैसे हम लिखते क्या? संविधान। क्या लिखते हैं? संविधान। ठीक है, हम ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि देखिए संविधान अर्थात इसका जो है पंचमा अक्षर ना होने के कारण, स्वयं पंचमा अक्षर ना होने के कारण कोई अन्य वर्ण आया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, और जैसे लिखते हैं क्या? आरंभ। क्या लिखते हैं? आरंभ। तो शुद्ध आरंभ ये है, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका पंचमा अक्षर का अन्य वर्ण आया है, इसलिए क्या हो जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। अगर यही पंचमाक्षर में होता तो स्वयं पंचमाक्षर होता। जैसे क्या लिखते हैं हम? जैसे लिखते हैं हम मम्मी। क्या लिखते हैं? मम्मी। ये देखिए ये शुद्ध है, ये शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? गलत है, और ये क्या है? शुद्ध है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार एवं अनुस्वार की जगह पंचमा अक्षर का प्रयोग कहाँ पे होता है, या पंचमा अक्षर में अनुस्वार का प्रयोग कहाँ और कब होता है। तो यदि कोई पंचम वर्गीय वर्ण स्वर रहित हो तथा उसके बाद उसी वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए तो वहां पर क्या होगा? पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाएगा। तो आज हिंदी व्यंजन की जो क्लास थी आज यहीं तक। कल इसके आगे हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो संधि से संबंधित अगला चैप्टर या अगला वीडियो हमारा रहेगा। गौतम स्टडी पर आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।